कि जब कोई भी एक्सपेरिमेंट जो है वो इंडेफिनिट टाइम के लिए किया जाए या उसका नंबर ऑफ जो रिपीटिशन है वो बहुत ज़्यादा हो जाए, तो उस सूरत में जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं उनका सैम्पल स्पेस कैलकुलेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे कहूँ कि 2 कॉइन टॉस कीजिए आप और फाइंड द प्रोबेबिलिटी के ऑफ गेटिंग बोथ हेड्स। ठीक है, आपने सैंपल स्पेस कैलकुलेट किया, आपको पता है 4 आउटकम्स है, उनमें से एक ही आउटकम है जिसमें 2 हेड आ सकते हैं, तो आपने आराम से बता दिया कि इट कुड बी 1/4। ठीक है, मैं आपसे कहूँ कि नाउ a coin is tossed 3 times, या मैं आपसे कहूँ 3 कॉइन्स जो हैं वो एक साथ टॉस किए गए हैं। ठीक है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू गेट 3 हेड्स, यानी तीनों पे हेड आ जाए। अगेन यू विल कैलकुलेट द सैम्पल स्पेस, या ड्रॉ करेंगे सैम्पल स्पेस एंड यू विल कैलकुलेट इट एंड you will give me the answer. ठीक है, but what if I say that if you toss a coin 50 times, and what is the probability that out of that 50 you get 20 heads? ठीक है, now अब it would be very difficult कि आप वो सैम्पल स्पेस पूरा ड्रॉ करें और उसमें से देखेंगे कितने चांसेस हैं कि 20 टाइम्स जो है वो हेड आ सकता है, एंड देन यू विल रिप्लाई और गिव एन आंसर to this question. Basically, we have different probability distributions that can help us in that regard. ठीक है, अब वो हमें इन situations में probability calculate करने में help करती है। ठीक है जी, तो probability distributions जो हैं वो they are always applied for the situation where any experiment is done more than twice. ठीक है, 2 से ज़्यादा जब एक्सपेरिमेंट्स हों तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस को यूज किया जा सकता है टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटीज। ठीक है, लेकिन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस को समझने के लिए आपके पास कुछ क्लियर कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए। ठीक है, वेरिएबल क्या होता है, ठीक है, वो चीज वो जो वेरी करे वो वेरिएबल कहलाती है। वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट क्या है, वेरिएबल का ऑपोजिट या कॉम्प्लीमेंट उसका है कांस्टेंट। ठीक है, अब अगर कोई चीज कांस्टेंट है तो वो वेरिएबल नहीं होगी, और कोई चीज वेरिएबल है तो वो कांस्टेंट नहीं होगी। तो वेरिएबल उसे कहते हैं जो किसी भी वैल्यू को कभी भी अज्यूम कर सके, कोई भी ऐसा कैरेक्टरिस्टिक, कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें चेंज आता जाए, जिसमें चेंज आ सकता है और जो वेरी करती है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, कंडीशन टू कंडीशन, सिचुएशन टू सिचुएशन। ठीक है, अब वेरिएबल 2 तरह के होते हैं, आप शायद अपने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में पढ़ रहे होंगे कि डिस्क्रीट वेरिएबल्स एंड द कंटिन्यूअस वेरिएबल्स। ठीक है, दोनों में क्या फर्क है। डिस्क्रीट वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स हैं जो पर्टिकुलर वैल्यूज को अज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, दे कैन ओनली टेक सर्टेन इंडिविजुअल वैल्यूज। ठीक है, और कंटिन्यूअस वेरिएबल्स कौन से वेरिएबल्स होते हैं जो यानी एक रेंज के दरमियान जितनी पॉसिबल वैल्यूज हैं वो अज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, सो इन अदर वर्ड्स डिस्क्रीट वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स हैं दैट कैन बी काउंटेड। ठीक है, एंड कंटिन्यूअस वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स हैं दैट कैन बी मेजर्ड। ठीक है, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी दी हुई हैं, जस्ट लाइक द नंबर ऑफ पेजेस इन अ बुक इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्क्रीट वेरिएबल। ठीक है, अच्छा, शू का साइज भी डिस्क्रीट वेरिएबल है। अच्छा, ये कैसे डिस्क्रीट वेरिएबल है, ऐसे डिस्क्रीट वेरिएबल है कि ये पर्टिकुलर वैल्यू है। मिसाल के तौर पे कोई जूता जो है 5 नंबर का होता है, कोई 6 नंबर का होता है, कोई 6.5 नंबर का होता है, लेकिन कोई ये पौने और सवा का हिसाब नहीं है। ठीक है, तो शू साइज जो है कैन नॉट अज्यूम ऑल द वैल्यूज। ठीक है, 5.1 कोई शू साइज नहीं होता, 5.3 कोई शू साइज नहीं होता। ठीक है, इन 2 वैल्यूज को अज्यूम कर सकता है, इनके दरमियान इंटरवल को अज्यूम नहीं कर सकता। तो नंबर ऑफ पीपल इन अ रेस, नंबर ऑफ मिस्टेक्स इन अ बुक। ठीक है, ये सारी चीजें जो हैं वो डिस्क्रीट वेरिएबल्स में आती हैं। इसी तरह कंटिन्यूअस वेरिएबल्स में वो चीजें आती हैं जो किसी भी इंटरवल के तमाम पॉसिबल वैल्यूज को अज्यूम कर सकती हैं। मिसाल के तौर पर टेम्परेचर एक कंटिन्यूअस वेरिएबल है। ठीक है, 31 से लेकर 40 तक जितने वेरिएशंस हैं वो कंटिन्यूअस
वेरिएबल में टेम्परेचर अज्यूम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे इट कुड बी 31.1, ठीक है, इट कुड बी 31.17, इट कुड बी डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। इसी तरह हाइट है, ठीक है, 5 से 6 फुट की हाइट के अगर मैं बात करती हूँ तो हाइट कुड बी 5.11111, इट कुड बी 5.1397, मतलब एनी वैल्यू कैन बी अज्यूम, ठीक है। सिमिलरली टाइम, तो टाइम इज ऑल्सो अ कंटिन्यूस वेरिएबल, ठीक है। लेंथ इज ऑल्सो अ कंटिन्यूस वेरिएबल। तो आई होप ये आपको डिफरेंस समझ में आया होगा, ठीक है। तो डिस्क्रीट और कंटिन्यूस वेरिएबल्स के हिसाब से ही प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं। जिस तरह वेरिएबल्स दो तरह के होते हैं, इसी तरह डिस्ट्रीब्यूशंस भी दो तरह की होती हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस भी दो तरह की होती हैं, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस, ठीक है। तो ये चीज जो है वो समझना बहुत जरूरी थी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाने से पहले, ठीक है। तो पहले डिफाइन करना बहुत जरूरी होता है कि आपके पास जो वेरिएबल है वो कौन सा वेरिएबल है, ताकि उस पर आपको बता सके आपके उस पर कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन के तहत आप प्रोबेबिलिटी जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर वो कंटिन्यूस वेरिएबल है तो उस पर कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई होगी, अगर वो डिस्क्रीट वेरिएबल है तो उस पर डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई होगी, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है, एक ऐसा चार्ट, एक ऐसा डायग्राम, एक ऐसा टेबल, एक ऐसा फिगर जिसमें प्रोबेबिलिटीज का डिस्प्ले दिखाया गया हो मुख्तलिफ, ठीक है। सो इट कैन बी शोन बाय using a graph or table, and it can also be represented via formula. Discrete probability distribution क्या है, ठीक है। It consists of the values a random variable can assume, ठीक है। वो तमाम वैल्यूज जो एक रैंडम वेरिएबल अज्यूम कर सकता है किसी भी एक्सपेरिमेंट में, और उसकी वो तमाम प्रोबेबिलिटीज, उसका एक चार्ट जो है वो कहलाता है डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये आप थ्योरेटिकली भी बना सकते हैं और ये आप आफ्टर परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं ये, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब आपके पास एक एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। सवाल है आपके पास कि रोलिंग अ डाई, ठीक है, कंस्ट्रक्ट अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर रोलिंग अ सिंगल डाई। तो अब आप ये सोचेंगे जब हम सिंगल डाई को रोल करते हैं तो वेरिएबल हमारे पास कितने हैं, ठीक है। फर्स्ट कर लें वो वेरिएबल हमने अज्यूम किया एक्स है, ठीक है। तो ये वेरिएबल कितनी वैल्यूज अज्यूम कर सकता है, ये वेरिएबल 6 वैल्यूज अज्यूम कर सकता है। इट कुड बी 1, इट कुड बी 2, इट कुड बी 3, इट कुड बी 4, 5 एंड 6, ठीक है। और हर वेरिएबल की जो है वो आपके पास एक प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो आपने बेसिकली एक कॉलम बना दिया, तो 1 की प्रोबेबिलिटी ये है, 2 की प्रोबेबिलिटी ये है, 3 की ये है, 4 की ये है, मतलब हर उस वैल्यू को जो ये वेरिएबल अज्यूम कर सकता है, जिसको आपने x का नाम दिया, उसके नीचे उसकी प्रोबेबिलिटी जब हम डिस्प्ले कर देते हैं तो बेसिकली आपने एक्चुअली उसकी प्रोबेबिलिटी को एक डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में दिखा दिया है, तो दैट इज कॉल्ड एज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो दिस इज द वेरिएबल x एंड इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ x, ठीक है। यानी ऑल द पॉसिबल वैल्यूज अ रैंडम वेरिएबल x कैन अज्यूम, तो उसकी जो है वो तमाम प्रोबेबिलिटीज को जब आप लिख देंगे तो ये बेसिकली आपने क्या बनाई है, व्हाट यू हैव ड्रॉन और व्हाट यू हैव कंस्ट्रक्टेड, इट्स सिंपली अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। मगर कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, इस तरह के बहुत सारे टेबल आपको जगह जगह मिल जाएंगे, मगर हर टेबल जो है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, ठीक है। तो रूल्स है बेसिकली, ठीक है। पहला रूल, जितनी भी प्रोबेबिलिटीज का सम है वो कितना होना चाहिए, सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द इवेंट्स इन द सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो जितनी भी प्रोबेबिलिटीज नीचे डिस्प्ले हुई हुई हैं उनको जब आप सम करें तो दैट शुड बी इक्वल टू 1, ये वही रूल है, ठीक है। तो अगर किसी भी ग्राफ में या चार्ट में जितनी प्रोबेबिलिटीज दी हुई हैं उन सब का आप सम करें और आंसर 1 आ जाए, इसका मतलब वो टेबल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा बात, इम्पोर्टेंट बात ये है
कि जितने भी आउटकम्स की प्रोबेबिलिटीज नीचे लिखी हुई सबको सम करके 1 आ जाए, ये एक कंडीशन है, ठीक है। दूसरी कंडीशन जो किसी भी टेबल को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन डिक्लेयर करने के लिए जरूरी है वो ये कि जितनी भी प्रोबेबिलिटीज उस पर लिखी हुई है तमाम इवेंट्स की, वो दैट शुड बी इक्वलेंट टू 0 और 1 के दरमियान होनी चाहिए। दैट शुड बी बिटवीन और इक्वल टू 0 एंड 1, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि आप सम करें आपका 1 आ जाए, लेकिन उनमें से बीच की कोई वैल्यू जो है वो माइनस में हो, बीच में कोई वैल्यू जो है वो नेगेटिव में हो, ठीक है। तो ये दो कंडीशंस अगर फुलफिल हो रही हैं तो उसका मतलब है कि आपके पास जो डिस्ट्रीब्यूशन सामने डिस्प्ले हुई हुई है वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। अच्छा, अगर नहीं हुई भी, ये इनमें से कोई भी सिचुएशन पूरी नहीं है, वो कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन होगी? वो सिंपली फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकती है, लेकिन वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगी, ठीक है जी। तो अब हम इस गुफ्तगू की रोशनी में अगर हम ये देखें कि डिटरमाइन विच वेदर ईच डिस्ट्रीब्यूशन इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और नॉट, ठीक है। तो ये सबसे पहले हम ए देख लेते हैं जी, ठीक है। ये एक एक्स वेरिएबल है जो कि 5 वैल्यूज अज्यूम कर सकता है, 0, 5, 10, 15 एंड 20। इसके दरमियान अज्यूम नहीं कर सकता, बस ये कर सकता है, ठीक है। 0 आने का चांस 1/5, 5 का चांस 1/5। तो हमें देखना है ये टेबल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं है। तो सीधी सी बात है कि पहली रिक्वायरमेंट क्या है, इन सबको प्लस कर दीजिए, आंसर बनाना चाहिए, ठीक है जी। तो अब ये इसको जब हम प्लस कर देंगे तो आंसर वुड बी 5/5 एंड यस इट इज इक्वल टू 1। दूसरी सिचुएशन क्या है कि ये जो प्रोबेबिलिटी है दैट शुड बी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी, हर इवेंट की जो है वो 0 से 1 के दरमियान होनी चाहिए। तो ये सिचुएशन भी यहाँ फुलफिल हो रही है। 1 को 5 से डिवाइड कर दीजिए आप, और आप देखें कि हर एक की चूंकि सेम है तो ये सिचुएशन भी यहाँ कंप्लीट है, ठीक है जी। तो ये जो हमारे पास ये जो है ये दिस इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, यस इट्स अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये बी पे आते हैं। अब आप ये देखें सम दैट कुड बी इक्वलेंट टू 1, मगर एक बहुत ही आई कैचिंग चीज यहाँ पे नजर आ रही है, वो ये है कि ये एक प्रोबेबिलिटी यहाँ पे नेगेटिव में दी हुई है, ठीक है। दिस कुडंट बी अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बिकॉज प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी नेगेटिव, ये हम रूल्स आपको पढ़ा चुके हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये वाली जो डिस्ट्रीब्यूशन है दिस कुडंट बी अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। नाउ हियर इन दिस केस तो definitely it would not be a probability distribution. मैम ग्रेटर देन 1 है। Yes, so it could not be a probability distribution. कोई भी टेबल आपको दिया जाए वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तो हो सकता है इस तरह का, लेकिन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकता अगर ये दो सिचुएशंस मीट नहीं कर रहे हैं। You know, once you declare कि yes it's a probability distribution, चाहे वो डिस्क्रीट हो चाहे वो कंटिन्यूअस हो, तो हर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की दो मेन चीजें होती हैं, ठीक है। एवरी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हैज अ मीन एंड एवरी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हैज अ वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। और तीसरी चीज जो यहाँ पर लिखी हुई है वो ये है एक्सपेक्टेशन। जो मीन के लिए यू नीड टू हैव डेफिनेट नंबर ऑफ ट्रायल्स, ठीक है। आपको नीचे कोई ना कोई वैल्यू लिखनी पड़ेगी, तभी तो आप उसको डिवाइड करेंगे और उसका जो है मीन आएगा, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की, और तो आपसे जो मैं जितनी भी गुफ्तगू होगी कि क्लासिकल प्रोबेबिलिटी जो है वो इन द टर्म्स ऑफ लॉन्ग रन्स या इंडेफिनिट नंबर ऑफ टाइम्स के लिए वो काम करती है। तो इसका मतलब है कि जब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम कैलकुलेट करते हैं तो इसका मतलब है उनका जो मीन है वो उस तरह से नहीं निकाला जाएगा जिस तरह से एक आम सैंपल्स का मीन निकाला जाता है। उसका मैंने आपको रीजन बता दिया, क्योंकि ये जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं ये आपको हर सिचुएशन में हेल्प आउट करेंगी। तो इसका मतलब है कि दे आर डिजाइंड फॉर द इनडेफिनिट नंबर ऑफ टाइम्स, फॉर्मूला फॉर द मीन ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये सिंपली कैसे निकालेंगे, आपके पास जो भी रैंडम वैल्यू एज्यूम कर सकता है वो वेरिएबल, उसको उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए और तमाम मल्टीप्लाइड साइड्स को आप प्लस कर दीजिए, सम,
ठीक है। तो बेसिकली हर आउटकम का आपको एक प्रोडक्ट लेना है, प्रोडक्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी है, उसका जो वैल्यू है उसका मल्टीप्लिकेशन, और जितने भी आउटकम्स है फिर ये जो प्रोडक्ट है आपके पास, ठीक है, इनका सम। ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है टू सम द प्रोडक्ट्स। ये प्रोडक्ट्स का मतलब है मल्टीप्लाइड प्रोडक्ट्स, मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है। ठीक है। जब आप इनको सम कर देंगे तो जो भी वैल्यू आएगी आपके पास वो उस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन होगी। ठीक है। अच्छा, ये क्या गुफ्तगू मैंने कर दी, ये कहाँ आपके सर से चली गई, तो ये भी आपको नेक्स्ट स्लाइड में समझ में आ जाएगी कि मैं क्या बात कर रही हूँ आपसे। ठीक है। बस इस जुमले को याद रखिएगा कि जो भी वैल्यू है उसको उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है एट फर्स्ट स्टेप, एंड देन लेटर ऑन उन सबको प्लस कर देना है, यानी उस सबका सम। ठीक है। जैसे कि अब यहाँ पर अभी जो मैंने आपसे सवाल किया, ठीक है, कि फाइंड द मीन नंबर ऑफ स्पॉट्स, या स्पॉट्स मतलब स्पॉट्स ही होते हैं डाई पर, दैट अपीयर व्हेन अ डाई इज टॉस्ड। ठीक है। अच्छा, ये जो मीन नंबर ऑफ स्पॉट्स हैं दैट अपीयर व्हेन अ डाई इज टॉस्ड, तो अब आप ये देखें, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपने लिखी, ठीक है जी, बनाई आपने। अब इसका आपने मतलब बेसिकली आपने ये क्या किया है, आपने रोलिंग और डाइस की, आप ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की आप मीन कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है। तो ये सब उसी तरह से लिखा हुआ है हर आउटकम का। तो आपने एक्चुअली क्या करना है, व्हाट यू नीड टू डू, आपने इसको इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। यू जस्ट नीड टू मल्टीप्लाई इट, एंड देन एज यू कैन सी ये यहाँ मल्टीप्लीकेशन हो रही है। ठीक है। ये एंड देन यू नीड टू सम ऑल दीज थिंग्स। ठीक है। तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, ये इस तरह से बनाया हुआ, आप नीचे एक और कॉलम बना लीजिए x इंटू पी एक्स, यहाँ पे जो नीचे वैल्यूज हैं वो लिख दीजिए और सबको सम कर दीजिए। करेंगे आप तो आपको पता चलेगा कि दैट वुड बी सम वुड बी 3.5। तो 3.5 is the average value or the mean number of spots that appear when a die is tossed। अच्छा, अब ये बात जो है 3.5 ये मीन नंबर है, कभी भी डाई पे 3.5 नहीं आ सकता। ठीक है। तो 3.5 आना डाई पर पॉसिबल ही नहीं है प्रैक्टिकली। तो इसका मतलब है जो चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ये थ्योरेटिकली पॉसिबल है, या ये थ्योरेटिकल मीन है। ठीक है। और इसका मतलब क्या है, इन द लॉन्ग रन जब आप किसी भी डाइस को इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम्स के लिए रोल करेंगे, तो चाहे वो आप उसको 10 टाइम्स रोल करें, चाहे आप उसको 50 टाइम्स रोल करें, 100 टाइम रोल करें, या आप उसको मल्टीपल टाइम्स रोल करें, ठीक है, मीन नंबर ऑफ स्पॉट्स व्हेन अ डाई इज टॉस्ड ये सेम रहेगा। ठीक है। तो थ्योरेटिकल मीन आपको यहां से पता चल गया, क्योंकि आप इन दिस सिचुएशन क्या कैलकुलेट नहीं कर सकते, आप प्रैक्टिकल मीन कैलकुलेट नहीं कर सकते जब हम कहें अ डाई इज टॉस्ड मेनी टाइम्स या इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम्स। ठीक है। लेकिन हमें ये पता है कि थ्योरेटिकल मीन जो है वो 3.5 है। और यहाँ पर सिंपल सारी प्रोबेबिलिटीज मल्टीप्लाई हुई हैं विद द स्क्वायर्ड वर्जन ऑफ द वेरिएबल्स, रैंडम वेरिएबल, सारी वैल्यूज को स्क्वायर करके सम किया है, एंड व्हेन इट इज सम तो उसको फिर 3.5 के स्क्वायर से माइनस किया, जो वैल्यू आई है वो है 2.9, ये इसका वेरिएंस। ठीक है। और जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा उसको आप इसको रूट कर दें, दैट वुड बी द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन अ सिंगल डाई इज रोल्ड। ठीक है। तो ये जर्नलाइज किसी भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और उसका वेरिएंस मालूम करने का तरीका है।